हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी क्लास नंबर 5th स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की, जो कि आपकी चल रही है राजन की सीरीज़। लास्ट वीडियोस में मैं कवर करा चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव, आपके अति लघु मैंने कवर करा दिए हैं, और अब हम कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाइए सभी। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। जल्दी से जुड़ जाइए सभी भाई, और जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। देखिए, अगर लास्ट वीडियोज़ वॉच किसी ने नहीं की हैं तो उनको वॉच कर लेना। ठीक है भाई। पिछली वीडियोस में मैंने आपको शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु में भी मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे कल। आज हम करेंगे फिफ्थ तक हमारे हो गए, 6th क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है 6th क्वेश्चन में, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ नुकीली होती हैं क्यों, और इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है ये बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो मरुस्थलीय पौधों की पत्ती नुकीली होने का भी एक कारण है, क्योंकि पत्तियों की सतह से पानी जो है वो लगातार वाष्प बनकर उड़ता रहता है। ठीक है, पत्तियों से जो पानी निकलता है पत्तियों की सतह से, वो लगातार वाष्प बनकर भाप बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क हो जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी, और जब लगातार भाप बन के पानी उड़ेगा तो क्या होगा, फिर पत्तियाँ कैसी हो जाएंगी, पत्तियाँ फिर कांटों के रूप में बदल जाती हैं। ठीक है ना, और इसके तने चपटे और हरे होते हैं। जैसे कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल नागफनी, कैक्टस का आपने प्लांट देखा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विलयन क्या है, यह कितनी प्रकार का होता है। अब देखो विलयन क्या होता है। विलयन दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात पदार्थों की मात्रा का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन और सॉल्यूशन। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। विलय प्लस विलायक क्या कहलाता है, विलयन। ठीक है, हाँ, विलय प्लस विलायक क्या कहलाएगा, विलयन। अब विलयन कैसे हुआ, देखो ये विलय क्या है, चीनी है, और विलायक क्या है, पानी। विलायक वो चीज़ होती है जिसमें हम घोलते हैं, तो दोनों को मिला के क्या बना, शरबत, और शरबत को हम क्या बोलेंगे, विलयन या सॉल्यूशन। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, विलयन के प्रकार कितने होते हैं। विलयन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक या द्रव में विलय ठोस की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है। यथा मतलब एग्जाम्पल, यदि किसी ताप को स्थिर रखते हुए जल में नमक की अधिक से अधिक मात्रा डाली जाए तो एक स्थिति में नमक का घुलना रुक जाता है एवं कुछ ठोस नमक विलयन की तली में पड़ा रह जाता है। जब तक विलयन में कुछ भी बिना घुले शेष ना रह जाए उसे संतृप्त नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में विलयन में विलय की मात्रा और बचे हुए विलय की मात्रा के बीच में गत्यात्मक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। विलय में घुली हुई मात्रा, और रिवर्सिबल का साइन है विलय की बिना घुली हुई मात्रा। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि संतृप्त विलयन होता क्या है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। मान के चलो कि हमारे पास ये 1 गिलास पानी है। ठीक है, हाँ, 1 लीटर पानी है सपोज दैट ये। ठीक है भाई, और 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घुलने की कैपेसिटी है। कितनी, 100 ग्राम चीनी पानी की कैपेसिटी है। पानी 1 लीटर है और पानी की कैपेसिटी है कि ये 100 ग्राम शुगर को ही अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ संतृप्त विलयन की डेफिनेशन, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता जितना ही विलय घोला जाए, विलायक की क्षमता जितना ही विलय घोला जाए उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है आपका असंतृप्त विलयन। अब देखो असंतृप्त क्या होता है, इसमें लिखा है असंतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलय की मात्रा उसमें घुलती जाती है जब तक कि वह विलयन संतृप्त ना हो जाए। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लो, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति सपोज दैट वो 10 रोटी खाता है, ठीक है, लेकिन आपने उसे 7 या 5 रोटी दे दी, ठीक है, तो उसकी क्षमता से आपने उसे कम दिया है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से कम विलय घोला जाए, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता तो ज़्यादा है, विलायक की क्षमता से कम विलय घोला जाए, उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका विलयन की संतृप्तता पर ताप का प्रभाव। यदि संतृप्त विलयन का यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, विलय घुलता जाएगा। सपोज दैट आप जो है एक ग्लास पानी में चीनी डाल रहे हैं, सपोज दैट आपने वन टेबल स्पून उसमें जो है शुगर डाल दी। उसके बाद क्या करा आपने, उसको घोलने के बाद फिर से उसमें शुगर डाली 1 टेबल स्पून। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो वहाँ पर क्या होगी, घुलना बंद कर देगी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ताप का प्रभाव कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उसको, फिर आप क्या करना, हीट करके देखना, वो घुलने लग जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या होता है, टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होता है, मतलब ये चीज़ है। ठीक है, संतृप्तता। और इसके विपरीत यदि असंतृप्त विलयन को ठंडा करके उसका ताप बढ़ा दिया जाए तो निश्चित ताप पर वो संतृप्त हो जाता है और ठंडा करने पर विलय और विलयन से अलग होकर बर्तन की तली में जमा होने लगता है। एक चीज़ ध्यान रखना, डीएलएड में आपका मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में इसमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि विलयन और उसके प्रकार बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप 2 मार्क्स के लिए कितना ही लंबा लिखोगे और क्या ही फ़ायदा इतना लंबा लिखने का, है ना। तो मेरा सजेशन ये है, मतलब क्वालिटेटिव लिखिए, सिलेक्टिव लिखिए, अच्छा लिखिए। ठीक है, 4-5 लाइन इनफ हो जाती है 2 मार्क्स के लिए, इससे ज़्यादा लिखने की कोई भी नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8th, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। अब इस क्वेश्चन को भी देखो आप, कितना ही लंबा मतलब इसमें दे रखा है। इसकी क्रियाविधि देखो, वेट अ सेकेंड, हाँ ये पूरा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखो और मुझे लग रहा और भी है इसका आंसर आगे। देखो ये यहाँ तक इसका इतना बड़ा आंसर है, मतलब लगभग 1 पेज का। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 लाइन लिखेंगे इनफ है। ठीक है, अभी जैसे इसमें पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसकी मैकेनिज़्म, उसकी क्रियाविधि बताओ। अगर इसकी मैकेनिज़्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज़्म इतनी बड़ी है कि आप ना उसको 2-3 पेज में भी कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिलेक्टिव लिखना है, कम लिखना है, इतना नहीं लिखना 2 मार्क्स के लिए कि आप पूरा 1 पेज भर रहे हैं। मिलने आपको 2 ही नंबर है उस पर भी। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे के हरित भाग हरित लवक की उपस्थिति में, हरित लवक मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से क्या करते हैं, जल को एब्जॉर्ब करते हैं और खाद्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, निष्कासित। ठीक है, ये आप इसकी रिएक्शन बता देंगे। 6CO2 2H2O, प्रेजेंस ले लेंगे हम सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, और ये हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो मैकेनिज़्म जो है इसमें काफ़ी लंबी दी है। आप सिर्फ क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन देंगे, इसकी रिएक्शन देंगे और इसकी क्रियाविधि में आप बता देंगे कि ये एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। ऑक्सीकरण अपचयन जब साथ होते हैं, रेडॉक्स भी उसको बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है और जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोज्य पदार्थ के निर्माण में होता है। ठीक है, फिर बता देंगे कि इसके 2 फेज़ होते हैं, एक तो होता है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा होता है केमिकल डार्क रिएक्शन। ठीक है भाई। अब देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है आपकी, इसको हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, और हरित लवक के ग्रेना में होती है ये पूरी। ठीक है, इस क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो जल से प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन भी जो है वो जल से प्राप्त होते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है।
अब ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसके भी 2 स्टेप होते हैं। एक तो होता है फोटो एक्ट 1, एक होता है फोटो एक्ट 2। देखो फोटो एक्ट 1 में क्या कह रहा है। फोटो एक्ट 1 में कहा है कि इस क्रिया में पर्णहरिम मतलब कि क्लोरोफिल फोटोन की क्वांटम ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, रिलीज या उत्सर्जन। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ आयरन सल्फर प्रोटीन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और साइटोक्रोम F से होते हुए पुनः पर्णहरिम में वापस आ जाते हैं। इस प्रकाश क्रम में ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है, क्योंकि इस क्रिया में पर्णहरिम से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुनः पर्णहरिम में वापस चले जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, चक्रीय फॉस्फोरिलेशन। ठीक है भाई, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इसको बोला जाता है। दूसरी चीज़ फिर बोल रहा है कि इस प्रकाश क्रम में ना तो जल का अपचयन होता है, ना ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और प्रकाश क्रम 1 में प्रकाश क्रम 2 से मुक्त हाइड्रोजन NADP द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे NADP2H का निर्माण होता है। अब देखो जो फोटो एक्ट 2 है आपका, फोटो एक्ट 1 की थ्योरी पढ़ना और 2 की पढ़ना, कंपेयर करके डिक्टो वही है। सिर्फ अंतर क्या है यहाँ पे देखो, एक तो अंतर ये है कि इस क्रम में पर्णहरिम से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है वो तंत्र में वापस नहीं लिए जाते हैं और उसमें वापस लिए जा रहे थे, तो इसलिए इसको अचक्रीय बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे थे हम, चक्रीय। और इस क्रम में जल का अपचयन होता है, उसमें नहीं हो रहा था। इसमें वायुमंडल भी रिलीज़ हो रही है, उसमें नहीं हो रही थी। ठीक है, और इस क्रिया में क्या होता है, ATP बनता है और NADPH2 बनता है, उसमें NADP2H बन रहा था। ठीक है, माइनर से डिफरेंसेस हैं। फिर आ जाती है इसकी केमिकल डार्क रिएक्शन। केमिकल डार्क रिएक्शन में क्या बोला है कि इसको हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस क्रिया के लिए प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती और ये कहाँ पे होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है, जबकि जो अभी फोटोकेमिकल रिएक्शन थी वो किस में हो रही थी, हरित लवक के ग्रैना में हो रही थी। ठीक है भाई, अब इस क्रिया में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित ATP और NADP2H ऊर्जा वाहकों का स्ट्रोमा में प्रवेश होता है और अधिकाधिक ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और वायु से अवशोषित CO2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, वैसे आप इसमें थोड़ा सिलेक्टिव लिख सकते हैं, लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। 2 मार्क्स के लिए कौन सा आप 2 पेज थोड़ी ना भरोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पत्तियों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब देखो इसमें क्या कहा है, जब पत्ती के स्थान पर कोई अन्य संरचना बनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पत्तियों का रूपांतरण बोलते हैं। सपोज दैट किसी प्लांट में पत्ती के अलावा जैसे कि टेंड्रिल्स बन जाते हैं इस तरीके के, जो मटर में बनते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बनती हैं वो क्या कहलाती है, पत्तियों का रूपांतरण। फर्स्ट है आपका लीफ पिक्चर। इसमें पूरी पत्ती या फलक का कुछ भाग घड़े के समान आकृति में परिवर्तित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है नेपन्थीस। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट आपका पर्णवृंत। इसमें पर्णवृंत या पिटियोल जो है वो चपटा होकर के क्या हो जाता है, पत्ती का कार्य करने लगता है, जैसे कि बबूल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप है पत्ती का प्रतान या लीफ टेंड्रिल। टेंड्रिल मैंने आपको बताया ही है इस तरह। ठीक है, हाँ, पूरी जो पत्ती है इसमें पूरी पत्ती ही टेंड्रिल बन जाती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ टाइप है, वेट अ सेकेंड, पर्णशल्क। पर्णशल्क क्या है, इसमें पत्ती शल्क के जैसी पतली झिल्ली नुमा हो जाती है, जैसे रसकस पे। ठीक है भाई, अब देखो इसमें भी कितने सारे टाइप्स दे रखे हैं आपके, 4 टाइप्स तो ये हो गए और बाकी के देखो ये हो रहे। ठीक है, टोटल 7 टाइप्स इसके दे रखे हैं, लेकिन आपको इसमें से 3-4 याद रहें इनफ है। 4-5 आप लिख सकते हैं, इतनी ज़्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है। फिर भी आप मतलब समझ लीजिए, ज़्यादा पढ़ करके जाएंगे, अगर आधा पेज पढ़ेंगे तब जाके आप 4-5 लाइनें लिख के आएंगे। ठीक है भाई, अब देखो इसमें 5th में बोल रहा है कि लीफलेट टेंड्रिल या पत्रक प्रतान संयुक्त पत्ती के पत्रक प्रतान में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह पत्रक प्रतान कहलाता है, जैसे कि मटर में। ठीक है, नेक्स्ट है पर्णथैली या लीफ ब्लैडर। इसमें कुछ पौधे जो जैसे कि यूट्रिकुलेरिया में पत्ती जो है वो थैलीनुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस तरीके से होती है, मतलब ऐसे गोल गोल से थैलीनुमा बन जाती है संरचना इसकी। ठीक है, हाँ, जैसे कि यूट्रिकुलेरियम में। नेक्स्ट है आपका लास्ट और 7th टाइप, इसमें है लीफ स्पाइन या पर्णशूल। इसमें पत्ती की संरचना के स्थान पर शूल बन जाता है। शूल क्या होते हैं,
कांटे होते हैं, देखो इस तरीके से कांटेनुमा संरचना बन जाती है, ठीक है, लीफ के स्थान पर, ठीक। और ये किस में होगी, बर्बेरियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार बताइए। तो देखो गति क्या होती है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, वस्तु की गति कहलाती है। गति को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी, ठीक है। स्थानांतरीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरीय गति। सपोज दैट जैसे कि सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी। स्थानांतरीय गति में मूल बिंदु से दाईं और दूरी को धनात्मक, अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपकी घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, जब कोई पिंड अपने अक्ष के परिधि घूमता है, अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति या फिर रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है आपका कंपनीय गति या फिर वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी, ठीक है। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसको कंपनीय दोलन गति भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि इस तरीके से कोई वस्तु जो है अपनी पोजीशन के इधर उधर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंपनीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्य क्या है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, उसका वर्णन कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा मैटर, ठीक है भाई। अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है तो उसको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बाकी कोई बात नहीं, अगर कोई साइंस से भी नहीं है तो मैं उसको समझा देती हूँ। तो वो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, ठीक है, क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। जैसे कि लकड़ी, लोहा, हवा, पानी, दूध आदि ये स्थान भी घेरते हैं और इसमें भार भी होता है, कुछ ना कुछ वेट भी होता है, ठीक है। ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, इनमें भार होता है, फिर भी इनके गुणों में कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे कि सपोज दैट लोहा, लकड़ी आदि पदार्थों से बनी वस्तु का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित, है ना। जैसे कि पानी और दूध आदि का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। एक चीज़ देखना आप, जिस बर्तन में आप उसको डालते हैं पानी या दूध को, वो उसी का क्या ले लेता है, आकार ले लेता है, उसी का साइज ले लेता है, ठीक है। अगर आप उसको बाउल में करेंगे तो बाउल जैसा साइज ले लेगा वो, आप उसको ग्लास में करेंगे तो ग्लास का साइज ले लेगा, ठीक है। किसी बकेट में करेंगे तो वो बकेट का साइज ले लेगा। नेक्स्ट है फिर आगे बोल रहा है, परंतु कोई, हाँ ये तो हो गया, वायु, ऑक्सीजन आदि गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। अब देखो, आपने देखा होगा गैस का ना तो कोई आकार होता है और ना ही आयतन उसका निश्चित होता है। जैसे कि सिलेंडर में, और गैस कंप्रेसिबल भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दबने का गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है। अब द्रव्य की तीनों अवस्थाओं को हम देख लेते हैं। द्रव्य को इसके गुणों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, एक तो ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है, ठीक है, आकार भी और आयतन भी। जैसे कि सपोज दैट कोई क्या बोलते हैं, कोई आपके पास बुक है, ठीक है, कोई बुक है तो वो क्या है, सॉलिड है, उसका आकार आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। अब द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लिक्विड का आयतन कैसे निश्चित होता है, जैसे सपोज दैट आपने पानी 1 लीटर लिया तो वो रहेगा तो 1 लीटर ही, चाहे आप उसको मतलब बकेट में कर दें, चाहे बाउल में कर दें, चाहे किसी ग्लास में कर दें, ठीक है, लेकिन उसका आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। नेक्स्ट है फिर, जबकि गैसों का ना कोई आकार होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक। आगे बोल रहा है, द्रव्य को ना तो उत्पादित किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे द्रव की बात नहीं हो रही, द्रव्य की बात हो रही है, मैटर की, ठीक है। हाँ, द्रव्य जो है उसकी 3 अवस्थाएं हो गई, मैंने आपको बता दी कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। इस तरीके से आप लिख के पेपर में फ्लो चार्ट बना के एक अलग ही मतलब इम्प्रेशन पड़ता है टीचर पर। द्रव्य की परिभाषा देंगे, उसके बाद आप ठोस, द्रव और गैस के बारे में इसी के नीचे लिख देंगे, ठीक है, 2-3 लाइनें उसमें बता देंगे आप कि ये चीज़ें क्या हैं। तो आज हमने कर लिए हैं भाई कितने क्वेश्चन हो गए हमारे कवर,
11 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, पत्तियों के प्रकार के नाम बताइए और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखो, पत्ती के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। एक तो संयुक्त पत्ती होती है, एक होती है हमारी सरल पत्ती, सिंपल और कंपाउंड लीफ, ठीक है। और जो हमारी कंपाउंड लीफ होती है वो भी दो तरह की होती है, पिच्छाकार और हस्ताकार, ठीक है। अब पत्ती के कार्य क्या हैं? कुछ पौधों में पत्तियां रंगहीन मतलब कलरलेस होती हैं, जो कीटों को क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। कुछ दुर्बल पौधों में पत्तियां प्रतान के रूप में रूपांतरित होती है। प्रतान मतलब टेंड्रिल के, ठीक है, जिनसे पौधों की जंतुओं से क्या होती है, रक्षा। मतलब पत्तियां नहीं खाएंगे वो, जब पत्तियां होंगी नहीं तो टेंड्रिल तो खाने से रहे, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाती है, पौधों की जंतुओं से रक्षा हो जाती है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिनसे भी क्या होता है, इससे भी पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कायिक जनन होता है। कुछ बर्ड्स निकल जाती हैं पत्तियों से, उससे क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है फिर 5th पॉइंट, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र मतलब स्टोमेटा, ठीक है। इस तरीके से उसकी संरचना होती है स्टोमेटा की, ठीक। हाँ, यहाँ पे गार्ड सेल होती है, ठीक है भाई। स्टोमेटा रंध्र बोलते हैं इसको। पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, पत्तियों से पानी निकलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6th, पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है भाई। आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के क्वेश्चन नंबर 13 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहली बात तो आपका जो मैक्सिमम, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं, कि जो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2 मार्क्स का। तो आप उसमें ये बताओ कि आधा पेज थोड़ी ना लिख के आओगे, उसमें 4 से 5 लाइन इनफ हो जाती है, ठीक है भाई। सिलेक्टिव लिखिए, अच्छा लिखिए, इफेक्टिव लिखिए। ये नहीं कि बस कॉपी भरनी है और एग्जामिनर को समझ कुछ नहीं आ रहा। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है आपको वहाँ पर, ठीक है। ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ा कोई थ्योरी का पेपर है कि आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा फिल करनी है, नहीं। क्वालिटेटिव पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मल्टीपल रिवीजन लगाइए, मल्टीपल रिवीजन, बार बार रिवीजन लगाइए, सैटरडे संडे रिवीजन करिए आप, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइज, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।